प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस घटना के साथ राष्ट्रवाद के स्पष्ट उत्थान की गाथा जुड़ी हुई है। तो उस घटना का नाम है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस घटना के साथ ही, उस क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद के उत्थान की पहली घटना थी वो। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कल्पनादर्श का अर्थ स्पष्ट करना है आपने। कल्पनादर्श को यूटोपिया भी कहते हैं और इसके लिए एक तीसरा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है यूरोपीय विजन। तो कहता है बहुत आदर्श समाज की कल्पना, एक इतना आदर्श समाज जिसका साकार होना असंभव होता है, उसे कल्पनादर्श या यूटोपिया या यूरोपीय विजन कहते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो इसका उत्तर है निरंकुश राजतंत्र। ये हमें पता है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो फ्रांस था वो निरंकुश राजतंत्र था और वहाँ लुई 16वें का शासन था। 4. फ्रांस की क्रांति के बाद स्टेट जनरल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था। सक्रिय नागरिकों के द्वारा। अब इसका नाम भी बदल दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था स्टेट जनरल का नेशनल असेंबली। 5. एक जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किसने तैयार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम था, जो पत्रकार था जर्मनी का, एंड्रियास रेबमान। एंड्रियास रेबमान नामक एक पत्रकार था जर्मनी का, जो जर्मनी के मेंज नामक शहर में रहता था और उसने जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ, जो पहला पृष्ठ है, वो उसने तैयार किया था। 6. 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है। 1804 की जो नागरिक संहिता है, इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। नेपोलियन की संहिता बोलिए या 1804 की नागरिक संहिता बोलिए। और ये वही संहिता है जिसके द्वारा फ्रांस के अंदर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार मिले हुए थे लोगों को, उनको समाप्त किया गया। 7. नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई। ये हमारे पहले चैप्टर में जो काल रेखा दी हुई है, जो महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया है। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत 1797 में हुई थी। या यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। तो 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक हुई। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, हम हमारे इस पहले अध्याय में दो देशों के बारे में जो एकीकरण का विस्तार से पढ़ रहे हैं, एक इटली का और दूसरा जर्मनी का। तो इसमें इटली और जर्मनी, कई बार विद्यार्थी याद कर लेता है कि 1859 से 1870 तक, मीन्स 1859 से 1870 तक, और फिर दूसरा भी याद कर लेता है 1866 से 1871 तक। तो यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इटली का एकीकरण कौन सा था और उसका सन कौन सा था और जर्मनी के एकीकरण का सन कौन सा था। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, जो इंग्लिश का वर्ड होता है IS, जिसको इज बोलते हैं, तो ई से हम इटली बनाते हैं और जैसे जर्मनी। तो इसमें इटली का एकीकरण पहले है 1859 से 1870 तक और दूसरा रहेगा जर्मनी का 1866 से 1871 तक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9वां, पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब बनाया गया था। तो वो सन है जनवरी 1871 में। जो पर्शिया का राजा था विलियम प्रथम, उसी को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली। तो पहले हमने इटली की पढ़ ली 1859 से 1870, या फिर ये लेट स्टार्ट होता है 1866 से और लेट तक ही चलता है 1871 तक। तो जर्मनी का एकीकरण है 1866 से 1871 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा और इसने जो नेपोलियन संहिता है, या जिसको नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, ये लागू की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में और कब हुआ? तो यूरोप में कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति कब आरंभ हुई? तो इंग्लैंड के बाद हुई, क्योंकि सबसे पहले ही इंग्लैंड में हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातिन भाषा के मूल लिबर शब्द का क्या अर्थ है? आजाद या स्वतंत्र? यूजीन देला क्रोवा कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। एक फ्रांसीसी चित्रकार था यूजीन देला क्रोवा, जो एक चित्र के नीचे से क्वेश्चन बनाया गया है। यूजीन देला क्रोवा का एक चित्र है वहां पर बुक में, और वो थे फ्रांसीसी चित्रकार। नेक्स्ट है, लॉरेंज क्लासेन कौन था? लॉरेंज क्लासेन भी एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या जिसको फ्रैंकफर्ट संसद भी बोलते हैं, जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, और वहां पर 18 मई 1848 को एक संसद बुलाई गई थी, लोगों की एक सभा बुलाई गई थी, और जहां ये सभा बुलाई गई थी उस इमारत का नाम है सेंट पॉल चर्च। तो यह भी हमें याद रखना है, सेंट पॉल चर्च की इमारत थी, और वहां पर 18 मई 1848 को सभा बुलाई गई थी, जिसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मनी के एकीकरण के लिए। हालांकि यह जो पार्लियामेंट थी यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई, मीन जर्मनी का एकीकरण का असफल प्रयास था ये। नेक्स्ट है, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जैसे भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसी प्रकार जैसे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसी प्रकार इटली के एकीकरण में जो अहम योगदान है वो है बिस्मार्क का, जर्मनी के एकीकरण में जो अहम योगदान है वो है बिस्मार्क का। तो इसी प्रकार इटली का बिस्मार्क पूछा गया है यहां पर, तो काउंट दे कैमिलो कावूर या काउंट कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर, इन दो शहरों का नाम यहां पर लिया गया है, जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? यहां पर यह बताया गया है कि इन देशों में एकीकरण होने से पहले की समस्याएं क्या क्या थी। तो यहां पर बताया गया कि 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था जब एक व्यापारी अपना माल लेकर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था। नेक्स्ट है, पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ जिसका नाम था जालवेराइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जालवेराइन शुल्क संघ कब स्थापित किया गया था? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस या वियना शांति संधि ये कब हुई थी? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर 1815 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए जो भी उसने सुधार लागू किए गए थे, नेपोलियन के द्वारा विजित क्षेत्रों में जो भी उसने सुधार किए थे उन सभी पर रोक लगाना। तो वियना सम्मेलन, वियना कांग्रेस, तो इसका उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों पर रोक लगाना, और यह हुआ था 1815 में। काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर कौन थे? जनरल वॉन रून, ये वो व्यक्ति थे जो काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर थे। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? ये एक जर्मन चित्रकार था। यहाँ आपने देखा है छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई फ्रांसीसी चित्रकार है, कोई जर्मन चित्रकार है, तो इनको बहुत ध्यान से आपने लर्न करना है कि कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था, एक जर्मन चित्रकार था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? यह हमने पहले ही पढ़ लिया था, लुई 16वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द मेटरनिक के हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी घटना का जो आभास है वो फ्रांस में हो जाता है, और फ्रांस में यदि कोई घटना का आभास हो रहा है तो इसका मतलब उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ेगा, इसका मतलब यही है, और ये शब्द कहे थे मेटरनिक ने। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? हमने यहां पर 2 क्वेश्चन याद करने हैं कि यूनान की स्वतंत्रता संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो हुआ था 1821 में, लेकिन यूनान को स्वतंत्रता मिली 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सभा ने, जिसको हमने पीछे नेशनल असेंबली बोला है, राष्ट्रीय सभा या उसका नाम फ्रांसीसी क्रांति से पहले स्टेट जनरल था,
उसने 1848 में कितने वर्ष के सभी पुरुषों को मताधिकार देने की घोषणा की? तो 21 वर्ष से ऊपर जो भी लोग हैं, जो भी पुरुष हैं, उनको मताधिकार देने की घोषणा की गई 1848 में। लाइप्जिग की लड़ाई कब हुई? 1813 में। मैथ्सनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा? तो यह भी मैटरनिख ने कहा था मैथ्सनी को कि यह सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ? ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था और इन्होंने ग्रिम्स फेरी टेल्स का पहला संग्रह प्रकाशित किया था 1812 में। तो इन्होंने वहाँ आसपास जर्मनी में जो लोक कथाएं प्रचलित थी उनको इकट्ठा किया था, संग्रह किया था और इसको प्रकाशित किया 1812 में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शानदार क्रांति हुई थी। जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये नेपोलियन ने की थी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी और इसे ब्लूत वृक्ष के जो पत्ते हैं उसका मुकुट पहने हुए दिखाया गया है, क्योंकि जर्मन ब्लूत है वो वीरता का प्रतीक है। इसी प्रकार मारियन थी, वो फ्रांस जो देश है उसके राष्ट्र का प्रतीक है मारियन। जर्मेनिया होगी जर्मनी की और मारियन होगी फ्रांस की। धन्यवाद।